जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 7.5 इट्स ऑप्शनल है ना। इसको हम ऐच्छिक कहते हैं, यानी कि करनी है करो, नहीं करनी मत करो, है ना। तो फिर ये जो है आपके स्कूल पर डिपेंड करता है कि आपके स्कूल क्या डिसाइड करता है, आपके मैथ्स टीचर्स क्या डिसाइड करते हैं इस एक्सरसाइज को एग्ज़ाम में देना है या नहीं। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ABC is a triangle. Locate a point in the interior of triangle ABC which is equidistant from all the vertices of triangle ABC. Here is the question in Hindi. ABC एक त्रिभुज है, इसके अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ हो। ठीक है, एक ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टेक्स होते हैं, आपको पता है। उन 3 वर्टेक्स से बराबर दूरी पर हो, ऐसा पॉइंट ढूंढो। तो ये रहा क्वेश्चन। इसके पहले बच्चों ये जानकारी आपको क्लास 7th में दी जाती है, उसका यहाँ पर यूज़ होगा। पहले इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज सर्कमसेंटर एंड इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगमन बिंदु परिकेंद्र कहलाता है तथा यह तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होता है। ये रहा त्रिभुज, ट्राइंगल है ये, इसकी 3 साइड्स हैं। इन तीनों साइड्स के अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दें बेटा, तो वो तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट से होकर जाते हैं। ये 100% ट्रू है। कैसा भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल हो, कैसा भी हो, इसके जो बाइसेक्टर्स होते हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है ना, यानी मिड पॉइंट से भी जाए और उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो। तो तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, अ कॉमन पॉइंट, एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं और उस बिंदु को हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कमसेंटर, हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। और इस परिकेंद्र की खूबी क्या होती है, ये तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। आप इसको बाद में नाप कर भी देख लेना। मान लो यहाँ आ गया है ना, इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट का नाम, वर्टेक्स का नाम रख दूँ ABC, तो ये मान लीजिए आया, इसको रख दिया O, तो OA, OB, OC तीनों इक्वल होंगी। अगर मैं चाहूँ ना, रेडियस लेकर एक सर्कल भी बना सकती हूँ जो इन तीनों ही पॉइंट्स से होकर गुजरेगा। अब सेकंड स्टेप ये है बेटा कि जैसे कि आपको पता है कि तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट से होकर जाएंगे, गारंटीड है ये। तो अगर मैं 2 साइड्स का बना लूँ, तीसरे का ना बनाऊँ, तो पॉइंट तो मुझे मिल गया ना, है ना, क्योंकि 2 लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट तो मुझे मिल ही गया। तो तीनों का बनाना ज़रूरी नहीं है, किन्हीं भी 2 साइड्स का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक बना सकते हैं। बनाने का प्रोसीजर क्या है ये भी हम सीख चुके हैं, फिर से सीखेंगे। अब वो ये है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ले ली BC, दूसरी मैं ले लूँ AB। कुछ लोग क्या करते हैं, AB और AC ले लेते हैं। आपकी चॉइस है, कोई भी 2 साइड्स ले लो। समझो मैंने BC ली, BC मैं इसलिए ले रही हूँ कि समझाने में थोड़ा ईजी रहेगा। हम क्या करेंगे, इसकी हाफ से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा रेडियस का कंपास ओपन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हालांकि कुछ नया नहीं है बच्चों, आप सीख चुके हो। सबसे पहले किसी एक को सेंटर लो। समझो मैंने B को सेंटर लिया और ये जो मैंने कंपास ओपन किया है ना, ये देख लो आप, हाफ से ज़्यादा है। हाँ, एक आर्क यहाँ इंडिपेंडेंट आर्क लगा दी, एक आर्क मैंने नीचे की साइड लगा दी, कहीं भी चली जाए नो इशू। अब इसको चेंज नहीं करना, जितना ओपन किया था उतना ही रखना। ये थोड़ा मुझसे ज़्यादा ओपन हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे इन दोनों प्रीवियस आर्क्स को कट लगा दो। गॉट इट। अब देखो बेटा, ये जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए हैं ना, एक ये आया है, एक ये आया है, इनको आप एक रूलर की हेल्प से जॉइन कर दीजिए। ये रूलर की हेल्प लेनी पड़ी, यानी स्केल, स्केल मीन्स रूलर, रूल करता है ये। ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो मिला ये गारंटीड मिड पॉइंट से ही जाएगा और परपेंडिकुलर भी होगा। गॉट इट। अब नेक्स्ट,
एक चीज़ और बेटा, जो जिस पेंसिल को हम इसमें लगाते हैं ना, उससे ABC भी नहीं लिखते, लाइंस भी नहीं खींचते, ये फटाफट घिस जाती है और घिसने नहीं देनी है हमको। सेकंड में कौन सी ले लूँ? मुझे कंफर्टेबल हो रही है AC, तो मैं AC ले लेती हूँ। ओके, ये आधे से ज़्यादा ही है, चलो थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत लंबा है ये। अब एक आर्क इस तरफ लगाया बच्चों, एक आर्क इस तरफ लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर इसको सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर लेना, इसको सेंटर ले लिया। अब ये जो प्रीवियसली ड्रॉन आर्क्स है ना, इनको ऐसे हमने इंटरसेक्ट करवा दिया। अब इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए, एक ये आया, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आया, इन दोनों पॉइंट्स को वी विल जॉइन। लिसन, सी केयरफुली, ये रहा, इसको हम ज्वाइन करेंगे। बेटा ये लाइन है ना, तो एरो लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली जाएगी। ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट है समझो O। ये पॉइंट ऐसा है, इसकी डिस्टेंस अगर आप B से मेजर करें, आप C से मेजर करें, आप A से मेजर करें, ये बिल्कुल इक्वल ही आएगी। एंड में पता है हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? इंग्लिश वाले लिख देंगे O इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। गॉट इट? हिंदी वाले लिख देंगे O अभीष्ट बिंदु है। दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, in a triangle, locate a point in its interior which is equidistant from all the sides of the triangle। अभी वर्टेक्स है, इसमें वर्टेक्स बोला था, है ना। इसमें क्या बोल रहे हैं? ऐसा पॉइंट ढूंढो जो ट्रायंगल की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर हो, तीनों साइड्स से इक्विडिस्टेंट हो। हालांकि हिंदी में भी लैंग्वेज इतनी ही सिंपल है, फिर भी देख लीजिए। किसी त्रिभुज के अभ्यंतर में यानी इंटीरियर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समदूरस्थ है, ठीक है। तो ये देखो कबाड़ा से टके ऐसे, चलिए अब इसके बारे में सुन लीजिए। वो ये है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज नोन एज इन सेंटर एंड इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स। हिंदी में कोण समद्विभाजकों का संगमन बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है तथा यह तीनों भुजाओं से समदूरस्थ होता है। तो अब बस आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि जब वर्टेक्स से मांगेंगे तो मुझे क्या ड्रॉ करना है, और जब साइड्स से मांगेंगे तो मुझे क्या ड्रॉ करना है। तो बेटा जब हमको ये पूछा जा रहा है कि साइड्स से इक्विडिस्टेंट हो, तो हम क्या करेंगे? हम एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, यानी कि कोण समद्विभाजक। पुराने वाले ट्रायंगल का नाम मैंने ABC रखा, इसको मैं PQR बोल देती हूँ। गॉट इट? अब मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ एंगल बाइसेक्टर। देखिएगा ध्यान से कैसे बनता है, हालांकि ये भी आपको आता है। कोई भी देखो, फिर वही वाली बात हो गई कि तीनों एंगल बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट से जाएंगे। तीनों बनाना ज़रूरी नहीं है, कोई भी दो बना दो। तो समझो मैंने Q लिया, R ले लिया पहले, तो इसको मैं किसी भी रेडियस का, ये मेरी चॉइस है बेटा, कितनी भी रेडियस का, थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा कम नहीं, ऐसे मैंने एक आर्क लगा दिया। ओके, अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये वाला, इसके आधे से ज़्यादा, ठीक, ये जो डिस्टेंस है इसके आधे से ज़्यादा, इसके हाफ से ज़्यादा, ये थोड़ा सा इससे जो पहले ओरिजिनल था उससे थोड़ा कम हुआ, ये मोर देन हाफ हो गया है ना, दिख रहा है आपको। एक आर्क यहाँ लगाइए, अब इस पॉइंट को सेंटर लेकर इस आर्क को कट लगाइए। गॉट इट? अब आप क्या करोगे? इस इंटरसेक्शन पॉइंट को वर्टेक्स R से जॉइन कर दोगे। मेरी पेंसिल की नोक थोड़ी सी ब्लंट हो गई है, आप बीच बीच में उसको शार्पन करते रहना। इधर भी यही प्रोग्राम करेंगे हम। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर रही हूँ, हाँ। Q को सेंटर लेंगे और एक इंडिपेंडेंट सा आर्क दोनों आर्म्स को कट करता हुआ बना देंगे। इसके बाद इसका मोर देन हाफ, यानी इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने छोटा कर दिया। इसको सेंटर लेंगे, इस पॉइंट को, है ना, सेंटर लेंगे और यहाँ पर इंटीरियर में एक इंडिपेंडेंट सा आर्क बना देंगे। इसके बाद ये इसका सेंटर चेंज करेंगे, यहाँ रख देंगे, ठीक है। और फिर इस आर्क को ऐसे, इस चाप को हिंदी में चाप कहते हैं, तो आर्क ठीक है बोलने में, कोई मुश्किल नहीं है।
तो इसको कट करेंगे। ओके, अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया इसको हम Q पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया ना ये क्या है, ये आपका अंतः केंद्र, हिंदी में, इंग्लिश में इन सेंटर, ये इन सेंटर है। अब इसको मैं P हो चुका है, Q हो चुका है, O हो चुका है, तो चलिए C बोल देती हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं ना। ये C पॉइंट है, ये कैसा है, इन सेंटर है। इसके लिए हमने क्यों निकाला, क्योंकि बोल रहे हैं कि ये तीनों साइड्स से इक्वी डिस्टेंट होगा। अच्छा, एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट क्वेश्चन था कि जो डिस्टेंस होती है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर ही मेजर की जाती है ना, यानी कि परपेंडिकुलर जो होता है वो सबसे छोटा होता है। तो अब हमें इस पॉइंट की, हालांकि अपना आंसर आ चुका है, हमको मेजर करने को बोला नहीं है, जैसे यहाँ पर हमने छोड़ दिया था ना, हमने इसको मेजर थोड़ी किया था कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बस उन्होंने कहा था फाइंड करो, हमने कर दिया, ये भी हो गया। बट एक अपनी नॉलेज के लिए कि अगर हमको इस पॉइंट से इन तीनों साइड्स की डिस्टेंस नापनी ही पड़ जाए तो हम कैसे नापेंगे, तो हमें तीनों से तो नहीं बेटा, एक से बता रही हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है और ये जो लाइन है, इस लाइन से थोड़ा सा आगे तक जाए इतना हम अपने कंपास की रेडियस लेंगे। इस कंपास को हम इतना ओपन करेंगे कि सेंटर ये पॉइंट हो और लाइन से थोड़ा आगे तक जाए। ठीक है, इसके बाद हम इसको ऐसे रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे। ठीक, अब ये जो साइड है ना इसको 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट्स आ गए बेटा, दिखे आपको ये 2 पॉइंट्स है ना। अब अगेन इसके हाफ से ज़्यादा ले लीजिए, मोर देन हाफ है, ये मोर देन हाफ ही है। इसको ऐसे यहाँ पर घुमा दीजिए, इसको सेंटर लेकर, इसके बाद आप इस पॉइंट को सेंटर लेकर इसको, सॉरी जस्ट अ मिनट, ऐसे इसको ऐसे कट लगा दीजिए। ठीक है, और फिर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया ये रहा, और ये C पॉइंट, इन दोनों को प्रेम पूर्वक ज्वाइन कर दीजिए। अब ये परपेंडिकुलर है ना, ये जो पॉइंट है इसको आप समझो M कह रहे हो, तो ये जो CM है ना ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस साइड। ऐसे ही डिस्टेंस आप यहाँ ड्रॉ करोगे, ऐसे ही डिस्टेंस आप यहाँ ड्रॉ करोगे, इसके आधे से ऐसे लोगे, ऐसे घुमाओगे, फिर करोगे, ये क्या जाएगी, तो तीनों से बनाओगे। गॉट इट। और आप चाहो एक्सपेरिमेंट करके देख भी लेना, नाप कर देख लेना, ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आएंगी, बराबर आएंगी। ऐसे ही यहाँ पर ये जो था ना सेंटर से डिस्टेंस, आप स्केल से लेकर नाप कर देख लीजिएगा, एकदम एग्जैक्टली इक्वल आएगी। गॉट इट। तो यहाँ पर हम एंड में क्या लिखते हैं, जैसे वहाँ लिखा था O, इन्वर्टेड कॉमास में लिख दो, O नहीं सॉरी, इस बार हमने क्या लिया है, C इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, C अभीष्ट बिंदु है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक बड़े पार्क में लोग 3 बिंदुओं यानी स्थानों पर केंद्रित हैं। ये रही आकृति। ठीक है, A पर बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं, B पर बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं और C पर भी बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं। A कौन सी जगह है, जहाँ बच्चों के लिए फिसल पट्टी और झूले लगे हुए हैं। यहाँ पर बच्चों का सारा है, बहुत बच्चे क्या होते हैं, सबसे बड़े जो होते हैं ना, जो मार्केट होती है वो बच्चों की होती है। बच्चों की जब शुरू हो जाती है ना तो पेरेंट्स फिर बेचारे अपनी इज्जत बचाने को काम करने लग जाते हैं, चलो 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 मम्मी। तो यहाँ पर बहुत बच्चे हैं और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स हैं। बी, जिसके पास मानव निर्मित एक झील है। यहाँ पर जो लोग एडल्ट होते हैं वो ज़्यादातर ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ उनको शांति मिले, तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और C पॉइंट कैसा है, जो एक बड़े पार्किंग स्थल और बाहर निकलने के रास्ते के निकट है। तो इससे तो आप बच ही नहीं सकते, पार्किंग स्थल और बाहर निकलना और अंदर आना का रास्ता तो है, तो ये जो C पॉइंट है बेटा ये उसके लिए है। अब एक आइसक्रीम का स्टॉल कहाँ लगाना चाहिए ताकि वहाँ लोगों की अधिकतम संख्या पहुँच सके। अब कोई बच्चा या कोई भी बिजनेसमैन चाहता है कि मैं आइसक्रीम का स्टॉल लगाऊं, मेला है या जो भी वहाँ पर ये सब है, तो कहाँ उसको ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे।
तो कहाँ मिलेंगे? संकेत इन्होंने दे दिया, स्टॉल को ए, बी और सी से सम दूरस्थ होना चाहिए। इन्होंने हिंट दे दी कि आप ऐसी जगह आइसक्रीम पार्लर लगा दो जो तीनों जो स्पॉट्स है ना उनसे बराबर डिस्टेंस पर हो। इंग्लिश में पढ़ लो, इन अ ह्यूज पार्क पीपल आर कंसंट्रेटेड एट 3 points. A, where there are different slides and swings for children. B, near which a man-made lake is situated. C, which is near to a large parking and exit. Where should an ice cream parlor be set up so that maximum number of persons can approach it? Hint ये है, the parlor should be equidistant from A, B and C. तो मेरे बताने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से तो अब नहीं है। आपको याद हो गया होगा कि 3 वर्टेक्स हैं। 3 वर्टेक्स हैं, ये देखिए मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, ए, बी और सी। आपको स्टॉल कहाँ लगाना है? जो इन तीनों से इक्विडिस्टेंट हो। तो मैं इन तीनों को ज्वाइन करूँगी। हाँ, अब मैं इसको शो नहीं करूँगी बेटा, सिर्फ आपको हिंट कर रही हूँ। ये आपका, इनको आप ज्वाइन करो, ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया है ना। इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के आप क्या ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यानी कि परपेंडिकुलर मैं लिख दूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, दैट मीन्स लंब समद्विभाजक। आप इनकी 3 भुजाओं के, यानी कि आप 2 के बना लोगे, कितनी 2 के, और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आपका रिक्वायर्ड स्पॉट होगा, वो आपका आंसर होगा कि भैया तुम यहाँ लगा लो। ठीक है, हमने अपना मैथ्स तुम्हें करके दिखा दिया। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। षडभुजीय, षडभुजी यानी 6 भुजाएं और तारे के आकार, ये तारा जैसा बना हुआ है, ठीक है। षडभुजीय और तारे के आकार की रंगोलियों को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजों से भरकर पूरा कीजिए। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुजों की संख्या गिनिए, किसमें अधिक त्रिभुज हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लें। Complete the hexagonal and star-shaped rangolis by filling them with as many equilateral triangles of side 1 centimeter as you can. Count the number of triangles in each case which has more triangles. अब बेटा क्वेश्चन क्या है, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये एक, पहले मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ। फर्स्ट, ये एक हेक्सागन है, यानी कि षटभुजी कोई आकृति है, और इसकी जो हर भुजा है ना वो 5 सेंटीमीटर की है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर 1 सेंटीमीटर साइड वाले कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बन सकते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने समबाहु त्रिभुज बन सकते हैं। तो ये 5 है ना, मैं इसके 5 टुकड़े करूं, इसके भी 5 5 5, और फिर हर एक लाइन को ऐसे बना दूं, ऐसे, ठीक है। तब जाकर ऐसे भी, तब जाके मुझे छोटे छोटे टाइनी ट्रायंगल्स यहाँ पर मिलेंगे। बात समझ रहे हो? 5 है ना, ऐसे करके जोड़ती जाऊँ, ये हो गया। इसको किसके साथ जोड़ दूँ? इसके साथ जोड़ दूँ। इसको किसके साथ जोड़ दूँ? इसके साथ जोड़ दूँ। इस तरह से ग्रिड बन जाएगी ना, जाली सी बन जाएगी। तो फिर मैं काउंट करके बैठ जाऊँ कि कितने बन गए, ये पूछ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर स्मार्ट वर्क करेंगे। अच्छा, आप मान लो कि एक बहुत बड़ा सा कपड़ा लेकर आए किसी शॉपकीपर से। अब आप उसको काट काट के छोटे छोटे हैंकीज बनाना चाहते हो, तो कितने रुमाल बन जाएंगे? कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम बड़े कपड़े का एरिया लेंगे और उसको एक रुमाल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। ये प्रोसीजर होता है ना। एक बच्चे ने बहुत सारी मिट्टी ली, अब उसकी छोटी छोटी गोलियां बना रहा है, तो कितनी गोलियां बनेंगी? हम क्या करेंगे, मिट्टी का वॉल्यूम लेंगे, एक गोली का वॉल्यूम लेंगे और मिट्टी के वॉल्यूम को गोली के वॉल्यूम से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही एरिया में होता है। ओके, समझ में आया? बड़े वाला यानी जिससे बनना है उसका एरिया निकालो, और फिर छोटा वाला जिसको बनाना है उसका निकालो और डिवाइड कर दो, तो संख्या आ जाती है। ठीक है, तो अब हम इस पर काम करेंगे। हमारा काम यहाँ से शुरू होगा कि हम पहले कोशिश करेंगे कि इसका पूरा एरिया हम निकाल पाए।
ठीक है ना। तो षटभुज का एरिया निकालना आता तो है, लेकिन चलो अभी हमारे सामने नहीं है और मुझे ये भी याद नहीं है कि वो आप पहले पढ़ चुके हो कि नहीं। तो मैं एक दूसरा मेथड बता रही हूँ जो सिंपल है। इनको मैंने ज्वाइन कर दिया ना, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही हूँ मैं यहाँ पर भी ये अपोजिट वर्टिसेस हैं, इनको ज्वाइन करी। बेटा मैं अक्सर पेंसिल इसीलिए कम यूज़ करती हूँ कि वो लाइट हो जाती है, दिखती नहीं है। अभी दिख रही होगी आपको। तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स, है ना। और ये ट्राइंगल भी कैसे, ये बन गए इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज हैं। अब आप देखो, इंग्लिश में लिखती हूँ पहले। एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, एरिया AR वन ट्राइंगल, ठीक है। या और थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 कर लो। ये ट्राइंगल 1 है, ये 1 लिखा था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो ट्राइंगल 1 का एरिया ले रहे हैं। अब मुझे बताओ कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, किसी को याद है? इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 A²। ये फॉर्मूला होता है, आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हो। तो √3/4, A कितना है बेटा? A है 5, तो ये हो गया 5²। ठीक है, तो 5² क्या होता है? 25, है ना। तो हो गया 25√3/4। अब ये सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। जो क्षेत्रफल होता है ना, एरिया, उसका यूनिट हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये किसका आया बेटा? ये एक ट्राइंगल का आया। और कितने ट्राइंगल है इस आकृति में? 6। टोटल ट्राइंगल कितने हैं? 6। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, षटभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 6 ट्राइंगल है ना, 6 इंटू 25√3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, एक ट्राइंगल का इतना है, और ये जो हेक्सागन है ना, ये 6 ट्राइंगल से बना है, तो 6 हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो रहा है, तो भैया कर दो। 25 3 कितना हो गया? 75। 75√3/2। ओके, अब ऐसा ट्राइंगल जिसकी जो साइड है वो 1 हो, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल triangle having its side equals 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? √3/4 A²। A कितना है? 1, तो ये तो केवल √3/4 हुआ। समझ गए? अब लिखेंगे छोटे त्रिभुज की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स। गॉट इट? अब ये कितना था? पूरे षटभुज का कितना था? 75√3/2 था, है ना। और इसका कितना आया? ओनली √3/4। इसको हम कैसे लिखेंगे? 75√3/2, ये तो सीधा रहेगा, √3 नीचे रहेगा और 4 ऊपर पहुंच जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 75 इंटू 2 करने से आ गए 150 ट्राइंगल्स। छोटे छोटे 150 त्रिभुज बन जाएंगे। गॉट इट? अब मेरे पास एक और आकृति है, ये स्टार है। इसमें भी यही करना, पता है क्या? इसकी भी हर साइड उन्होंने 5 दे रखी है। अब मैं लिख नहीं रही हूँ, लेकिन ये सबकी 5 ही है। ओके, अब क्या करना है आपको? इसको भी ऐसे ही कर लो। इसको मैं थोड़ा जल्दी से शॉर्ट में कर दूंगी बेटा, उसको तो मैंने प्रॉपर लिख के किया है, ऐसे किया है ना। और फिर इसको ज्वाइन किया ऐसे, और फिर इसको ज्वाइन किया ये ऐसे। ठीक, कितने हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, जस्ट डबल। यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर 12, बाकी स्टोरी वही है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से कर दूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 कितना आया? 25√3/4। वही तो है बेटा, मेजरमेंट वही है ना, तो जो इसका आया वो इसका आया है ना। और एरिया ऑफ स्टार, पूरे सितारे का क्षेत्रफल, अब कितना होगा? ये 12 से मल्टीप्लाई होगा। 25√3/4 से ये कैंसिल, दैट मीन्स 75√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, डबल होगा, लेकिन चलो करना तो पड़ेगा। अब एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, हिंदी वाले लिखेंगे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? मुझे याद है केवल √3/4 था। अब इसके बाद क्या? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितने त्रिभुज बनेंगे? तो स्टार का एरिया 75√3 अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया √3/4। 75√3 अपॉन √3 इंटू 4, √3 से √3 कैंसिल, तो कितने स्टार्स बनेंगे? 300। ठीक है, यहाँ पर 150, क्योंकि यहाँ पे 6 ट्रायंगल बने थे, यहाँ पर 12 बने, तो 150 के डबल 300। तो मुझे मालूम ही था, आपको भी समझ गए होंगे, है ना। तो इस तरह से बेटा अपना 7th चैप्टर आज खत्म होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।